Hello everyone, this is Shafqat Mahmood and today we will discuss about section 15 and section 16 of Civil Procedure Code 1908. Section 15 deals with court in which suits to be instituted, यानी कि किस कोर्ट में मुकदमा इंस्टीट्यूट किया जाएगा. एंड सेक्शन 16 tells us suits to be instituted where subject matter situate, यानी कि उस कोर्ट में मुकदमा फाइल किया जाएगा, उस कोर्ट में मुकदमा इंस्टीट्यूट किया जाएगा जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करती है. तो हम इन दोनों सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर को सुनने के बाद अगर कोई एम्बिग्विटी है तो इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगी. तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट स्लाइड. Courts in which suits to be instituted. According to section 15 Civil Procedure Code, every suit shall be instituted in the court of the lowest grade competent to try it. It means के हर एक मुकदमा lowest grade के कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाएगा जो कि उसको ट्राई करने के लिए कंपेटेंट हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कराची की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की मालियत 1.5 करोड़ से कम है, तो और अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की जो कंपिटेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है. अगर उस प्रॉपर्टी की जो मालियत है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा की है तो फिर उस सूट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्राई नहीं किया जाएगा, जबकि उस सूट को हाई कोर्ट में ट्राई किया जाएगा. इसी तरीके से कराची के अलावा दीगर और जगहों पर जो सिविल जज फर्स्ट क्लास है उसकी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन अनलिमिटेड है. ठीक है. तो यह हमें सेक्शन 15 में बताया गया है. सेक्शन 16 डील करता है सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, यानी कि मुकदमा उस कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाएगा जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करती है. सब्जेक्ट टू द पेक्यूनियरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ, यानी कि हमें पेक्यूनियरी और अदर लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ और विदाउट रेंट और प्रॉफिट, यानी कि हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी के लिए अगर सूट फाइल करना है, चाहे वो विथ रेंट है या विदाउट रेंट है, ठीक है, या विथ प्रॉफिट है या विदाउट प्रॉफिट है. क्लॉज बी फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है. फॉर फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन इन द केस ऑफ अ मॉर्गेज. फोरक्लोजर मैंने आप लोगों को बताया था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जब मैंने उस पर लेक्चर अपलोड किए थे कि अगर जो मॉर्गेजर है, ठीक है, वो वक्त पे पैसे नहीं देता तो ये मॉर्गेजी का राइट है कि वो फोरक्लोजर का सूट फाइल करे ताकि उस मॉर्गेजर को रोका जाए कि वो अपनी प्रॉपर्टी रिडीम ना कर दें. इसी तरीके से फॉर सेल, यानी कि अगर जो मॉर्गेजी है वो मॉर्गेजर का जो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो डेफिनेटली उसके लिए भी वो एक सूट फाइल करेगा. और रिडेम्पशन, यानी कि अगर जो मॉर्गेजी है वो मॉर्गेजर को रिडेम्पशन का राइट नहीं दे रहा, ठीक है, ये तो मॉर्गेजर का राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी पैसे देने के बाद रिडीम कर सकता है. ठीक है. अगर इसके मुतालिक सूट फाइल करना है इन केस ऑफ मॉर्गेज और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, या इमूवेबल प्रॉपर्टी का किसी शख्स जो है या इमूवेबल प्रॉपर्टी पर किसी शख्स का कोई चार्ज है, ठीक है, तो इनसे मुतालिक सूट फाइल किया जाएगा. फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई और राइट या इंटरेस्ट है रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल इजमेंट्री राइट. इजमेंट्री राइट फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, वो आपने 20 साल विदाउट एनी इंटरप्शन एंड विदाउट एनी फोर्स ऑफ रियल ओनर आपने उसको इंजॉय किया, ठीक है, और बाद में जो है 20 साल के बाद वो एक शख्स आता है और आपसे कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है. अगर आप इजमेंट्री राइट के लिए सूट फाइल करते हो या फॉर सूट्स फॉर डिक्लेरेशन, इसी तरीके से सूट फॉर इंजंक्शन, इसी तरीके से सूट फॉर एविक्शन
और इसी तरीके से जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल एक शख्स है जो कि किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपको ये अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं, ठीक है, और बाद में वो मुकर जाता है, तो उसके लिए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो एक सूट है वो फाइल किया जाता है। इसी तरीके से जो क्लॉज ई में बताया गया है फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर किसी शख्स ने आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग कमिट किया है, उसको डैमेज किया है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, या उसको आग लगा के डैमेज किया है, या वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में विदाउट योर परमिशन इंटर हुआ है यानी कि ट्रेसपास कमिट किया है, उसके मुतालिक सूट फाइल किया जाएगा फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रैंड और अटैचमेंट। यानी कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की गई है कोर्ट में, तो वो सूट जो है उस कोर्ट में फाइल किया जाएगा जिस कोर्ट ने आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो अटैच की है। इसी तरीके से shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated। यानी कि ये जो हमने कंडीशंस पढ़े हैं, ये जो सूट्स हैं, ये उन कोर्ट में फाइल किए जाएंगे जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। और in the case of suits referred to in clause C at the place where the cause of action has wholly or partly arisen। यानी कि जो क्लॉज सी में हमने पढ़ा रिगार्डिंग रिडेम्पशन, सेल, फॉरक्लोजर और चार्ज, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पर भी आप जो है सूट फाइल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो प्रॉपर्टी है वो फॉर एग्जाम्पल सक्कर में है, ठीक है, वो मैंने मॉर्गेज कर दी है। अब मैं जो आपका जो मॉर्गेजी है वो कराची में रहता है, मैंने मॉर्गेजी से कहा कि मैं आपको आपके पैसे देना चाहता हूं, लिहाजा आप जो है ये प्रॉपर्टी मुझे रिडीम कर दीजिएगा, ठीक है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो आप मुझे वापस दे दीजिएगा। उसने मुझे मना कर दिया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी है सक्कर में, मगर मैं यहां पर भी सूट फाइल कर सकता हूं, कराची में भी सूट फाइल कर सकता हूं, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन अराइज कहां हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है कराची में, ठीक है। तो क्लॉज सी में यह एक्सेप्शन दिया गया है कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पर भी सूट फाइल किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट, ये प्रोविजो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दैट सूट टू ऑब्टेन रिलीफ respecting or compensation for wrong to immovable property held by or on behalf of defendant where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience। इसमें बताया गया है कि अगर प्लेंटिफ ने कोई रिलीफ या कंपनसेशन क्लेम की है और उस वक्त वो प्रॉपर्टी जो है वो डिफेंडेंट के कब्जे में है या डिफेंडेंट के बिहाफ पर किसी और शख्स के कब्जे में है, और जहां पर जो रिलीफ क्लेम किया गया है वो डिफेंडेंट के पर्सनल ओबीडियंस से हासिल किया जा सकता है। पर्सनल ओबीडियंस का मतलब यहां पर यह है कि फॉर एग्जांपल जजमेंट के बावजूद, डिक्री के बावजूद अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ को वो रिलीफ नहीं दे रहा या डिफेंडेंट प्लेंटिफ को वो कंपनसेशन नहीं दे रहा, तो उस डिफेंडेंट को कोर्ट के जरिए से अरेस्ट किया जा सकता है, और उस डिफेंडेंट की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो कोर्ट के जरिए से अटैच किया जा सकता है। इसको बोलते हैं पर्सनल ओबीडियंस। तो यहां पे हमें दो कंडीशंस दिए गए हैं, तो सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड ईदर इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, यानी कि आप वहां पर भी सूट फाइल कर सकते हो जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, उस कोर्ट में जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, और इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द डिफेंडेंट एक्चुअली और वॉलंटरली रिजाइड। यानी कि वो एक तो आपको यह ऑप्शन दिया गया है कि जहां पर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है उस कोर्ट में भी सूट फाइल कर सकते हो, मगर आपको जो है पिक्यूनियरी और अदर लिमिटेशन को मद्देनजर रखना पड़ेगा। और इसी तरीके से जहां पर डिफेंडेंट वॉलंटरली रहता हो, यानी कि अपनी खुशी अपनी मर्जी के साथ रहता हो, ठीक है, और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, या वो जहां पर जो डिफेंडेंट है वहां पर बिजनेस कर रहा हो या वो पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा हो, तो यहां पर आपको जो है एक ऑप्शन दिया गया है, प्लेंटिफ को ऑप्शन दिया गया है कि वो वहां पर भी सूट फाइल कर सकता है जहां पर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएट करती है, ठीक है, उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में।
दूसरा ऑप्शन यह है कि जहां पर वो डिफेंडेंट वॉलेंटरली रिजाइड करता हो, रहता हो। तीसरा ऑप्शन यह है कि जहां पर वो डिफेंडेंट जो है वो बिजनेस करता हो। चौथा ऑप्शन यह है कि जहां पर वो डिफेंडेंट पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा हो। इन दिस सेक्शन प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी सिचुएट इन पाकिस्तान, यानी कि यह सेक्शन तब ही एप्लीकेबल होगा जब प्रॉपर्टी पाकिस्तान में सिचुएट होगी, यानी कि प्रॉपर्टी का पाकिस्तान में होना लाजमी है। अगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है तो फिर सेक्शन 16 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 16 मीनिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, ताकि हमें यह जो सेक्शन 16 है यह वाज़ेह हो जाए। According to General Clauses Act 1897, Section 2, Subsection 26, immovable property includes land, benefit to arise out of land, things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth। यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमारे पास जो है लैंड है, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड है, यानी कि जो बेनिफिट हमें मिल रहे हैं उस जमीन से। इसी तरीके से वो चीजें जो कि अर्थ से अटैच हैं या परमानेंटली किसी ऐसी चीज से अटैच हैं जो कि वो डायरेक्टली अर्थ से अटैच्ड हो। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है ये हमारे पास आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। The term benefit to arise out of land refers to benefit which will accrue in the future and not to benefit already accrued। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी से मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो यहां पर जो बेनिफिट मुझे मिल चुका है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, जो बेनिफिट बाद में अराइज होगा, उससे बाद में हमें मिलेगा, वो जो बेनिफिट है वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यानी कि जो जमीन मैंने बेची है, फॉर एग्जाम्पल उससे मुझे जो बेनिफिट मिला है, ठीक है, चाहे वो रेंट की शक्ल में है, चाहे वो किसी भी प्रॉफिट की शक्ल में है, वो क्या है, वो एक जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जो बाद में मिलेगा उस जमीन से, तो वो एक जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। रेंट डेट इज ऑलरेडी अक्रूड इज मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो रेंट मिला है मुझे उस प्रॉपर्टी से, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो रेंट मुझे मिला है वो क्या है, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मेरी होगी। और जो फ्यूचर में मिलेगा उस जमीन से या उस घर से, जो फ्यूचर में रेंट दिया जाएगा, वो जो रेंट है वो क्या है, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट ऑफ वे अपॉन लैंड एंड मॉर्गेज इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यह भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। A court has jurisdiction to entertain suits relating to property situated within its territorial limit, even though the parties to the suit may be resident outside the local limit of its jurisdiction। यानी कि एक कोर्ट जो है वो कंपेटेंट है कि वो उस सूट को ट्राई कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल वो जो प्रॉपर्टी है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में सिचुएट करती है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टीज जो है वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रिजाइड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो फॉर एग्जाम्पल कराची वेस्ट में है। ठीक है, अब मैं रहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रहता हूँ मैं लाहौर में, ठीक है, और जो डिफेंडेंट है वो किसी और जगह रहता है। ठीक है, अब हमने सूट फाइल किया है कराची के जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है उसके कोर्ट में। अब ये जो कोर्ट है ये कंपेटेंट है कि वो इस सूट को ट्राई कर सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो पार्टीज है वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं रहती। ठीक है, तो सिर्फ अगर प्रॉपर्टी जो है वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में सिचुएट है तो इसका मतलब ये है कि वो कोर्ट जो है वो कंपेटेंट है कि वो उस सूट को ट्राई कर सकती है। Explanation of clause A, suit for the recovery of immovable property with or without rent or profit। ये क्लॉज ए का जो अब हम थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ताकि हमें मजीद वाज़ेह हो जाए ये क्लॉज ए, और दीगर जो हमारे और क्लॉजेज है उनका भी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ताकि हमें मुकम्मल क्लैरिटी हो जाए इस सेक्शन के मुताल्लिक।
A suit for recovery of immovable property shall be instituted in the court within the local limit of whose jurisdiction the property is situate. अगर immovable property की रिकवरी के लिए प्लेंटिफ सूट फाइल करता है तो वो उस कोर्ट में सूट फाइल करेगा जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो immovable property सिचुएट करती है. Once a suit had been instituted, any subsequent transfer of territory where the property is situated to the jurisdiction of another court will not have the effect of divesting the court of jurisdiction to continue with the trial of the suit. यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरी एक प्रॉपर्टी है, वो एक ऐसे लोकेशन पर सिचुएट करती है, ठीक है, उस लोकेशन की जो जुरिस्डिक्शन है वो कोर्ट ए के पास है, ठीक है. अब इस प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट था, मैंने कोर्ट ए में सूट फाइल कर दिया. जैसे ही मैंने कोर्ट ए में सूट फाइल किया, ठीक है, और फॉर एग्जांपल सूट के जो ट्रायल है वो शुरू हो गए, तो बाद में गवर्नमेंट ने वो जो लोकेशन है जहां पर मेरी जो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है उस टेरिटरी को कोर्ट बी के जुरिस्डिक्शन में दे दिया. तो इससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे सूट पर. सिंपली इसमें यह बताया गया है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी है वो एक ऐसी लोकेशन पर सिचुएटेड है जिसके ऊपर कोर्ट ए की जुरिस्डिक्शन है. अब मैंने एक सूट फाइल किया इस प्रॉपर्टी को लेके कोर्ट ए में, ठीक है. जैसे ही मैंने सूट इंस्टीट्यूट किया, 2-3 दिन बाद जो है गवर्नमेंट ने वो जो लोकेशन है, वो जो टेरिटरी है वो कोर्ट बी के जुरिस्डिक्शन में दे दिया. तो इससे मेरे सूट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. A court will have jurisdiction to try suit provided that the property is situated in Pakistan even though the parties may be resident outside Pakistan. अगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान में सिचुएटेड है तो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो उस सूट को ट्राई कर सकती है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो पार्टीज है वो पाकिस्तान से बाहर रहती हो, ठीक है. प्रॉपर्टी पाकिस्तान में होनी चाहिए और उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में होनी चाहिए. एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लॉज बी. अ सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के बंटवारे के मुतालिक अगर कोई सूट फाइल किया जाएगा तो वो उस कोर्ट में किया जाएगा जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है. A suit for partition of immovable property will be instituted in the court within the local limit of whose jurisdiction the property is situated. ठीक है, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है उस कोर्ट में ही सूट फाइल किया जाएगा. A court is not competent to make an order of partition of immovable property situated outside Pakistan. ठीक है, अगर एक प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तान से बाहर है, ठीक है, तो कोर्ट जो है उस प्रॉपर्टी के मुताल्लिक जजमेंट डिलीवर नहीं कर सकती. ठीक, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान में ही नहीं है. The same rule is applicable to partition of movable property. ये सेम रूल जो है ये मूवेबल प्रॉपर्टी के अगर कोई पार्टीशन है जैसे कि गोल्ड हुए, ठीक है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके मुताल्लिक जो है वो सूट फाइल किया गया है कि इसका पार्टीशन हो, और अगर वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, तो कोर्ट जो है वो उसके लिए कंपेटेंट नहीं है कि वो उसके मुताल्लिक जो है वो जजमेंट डिलीवर करे. एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लॉज डी. Determination of any other right to or interest in immovable property. This is a general provision. It means that all types of suits relating to determination of right or interest in immovable property shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate. यानी अभी मैंने आप लोगों को बताया अगर कोई और राइट है या इंटरेस्ट है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो वो सूट भी उस कोर्ट में फाइल किया जाएगा जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है. फॉर एग्जांपल, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर किसी शख्स ने फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि वो अपना घर जो है वो मिस्टर ए को बेच देगा, ठीक है, बाद में मिस्टर बी क्या करता है वो मुकर जाता है, तो इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर मिस्टर ए सूट फाइल करेगा तो वो उस कोर्ट में फाइल करेगा जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है. A suit for declaration of title to immovable property. तो ये सूट भी जो है वो उस कोर्ट में फाइल किया जाएगा जिस कोर्ट में वो immovable property सिचुएट करती है.
A suit for declaration that an amount to a charge, sorry, a suit for declaration that an amount is a charge on property, यानी कि अगर एक शख्स है उसके कुछ पैसे जो है वो किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि वो उस प्रॉपर्टी से वो अपने पैसे लेगा, ठीक है, और वो जो दूसरा शख्स है, फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट है, वो उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, तो ये जो शख्स है प्लेंटिफ है वो सूट उस कोर्ट में फाइल करेगा जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लॉज ए, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके साथ किसी शख्स ने रॉन्ग कमिट किया है या उसको आग जलाया है, ठीक है, उसको डैमेज किया है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, या उसने विदाउट परमिशन आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में एंट्री की है, ठीक है, ट्रेसपास कमिट किया है, तो उसके मुतालिक जो सूट है, दिस क्लॉज बेसिकली रिलेटेड टू केसेस ऑफ टॉर्ट, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एक शख्स जो है वो ट्रेसपास करता है तो वो टॉर्ट कमिट करता है, या वो आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, आपकी प्रॉपर्टी को जो है वो डैमेज करता है, तो वो टॉर्ट कमिट करता है। तो ये जो क्लॉज है ये बेसिकली टॉर्ट के मुतालिक है। अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन दिस केस सूट विल बी filed in the court within the local limits the property situate, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएट होगी वहां पर सूट फाइल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ट्रेसपास, मेरा ये घर है, ठीक है, और कोई शख्स जो है वो ट्रेसपास कमिट करता है, विदाउट माय परमिशन मेरी प्रॉपर्टी में दाखिल होता है, तो मैं सूट उस कोर्ट में फाइल करूंगा जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मेरा घर सिचुएट करता है। A suit for nuisance to immovable property, ये सूट भी उस कोर्ट में फाइल किया जाएगा जहां पर immovable property सिचुएट करेगी। A suit for compensation for wrong to immovable property, ठीक है, अगर एक शख्स है जिसने मेरी immovable property के साथ कोई रॉन्ग कमिट किया है, तो मैं सूट उस कोर्ट में फाइल करूंगा जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मेरी वो प्रॉपर्टी सिचुएट करेगी। Explanation of clause F, suit for recovery of immovable property actually under distrent or attachment, तो distrent means the seizure of someone's property in order to obtain payment of money, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी शख्स को पैसे दिए हैं, ठीक है, और मैंने उसकी जो कुछ प्रॉपर्टी है वो अपने पास रख दी है, जब वो मुझे पैसे दे देगा मैं उसको उसकी प्रॉपर्टी दे दूंगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल वो शख्स मुझे पैसे देना चाहता है मगर मैं उस शख्स को उसका जो मूवेबल प्रॉपर्टी है मेरे पास वो मैं नहीं देना चाहता, ठीक है, तो वो शख्स वहां पर सूट फाइल करेगा जहां पर उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सिचुएट करती है, ठीक है। व्हेन movable property is attached by the order of the court or is put under distrent, this acquires the basic characteristic of immovable property, यानी कि अगर एक कोर्ट जो है वो किसी की प्रॉपर्टी को अटैच करती है, ठीक है, बाय ऑर्डर वो उसकी प्रॉपर्टी, डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल उसको अटैच कर दिया है, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो जाती है, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी होती है ना वो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही मौजूद होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज इमूवेबिलिटी और फिक्स लोकेशन, यानी कि वो प्रॉपर्टी फिक्स लोकेशन पर ही मौजूद होती है। एंड सूट फॉर रिकवरिंग पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी कैन ओनली बी फाइल्ड इन द कोर्ट हु मेड द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, यानी कि उसी कोर्ट में आप सूट फाइल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को कोर्ट ने अटैच कर दी है, और जब कोर्ट किसी प्रॉपर्टी को अटैच करती है तो उसके लिए रिसीवर अपॉइंट कर देती है। अब कोर्ट जो है वो जो डिफेंडेंट है या वो जो शख्स है वो अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहता है और रिसीवर मना कर देता है कि मैं आपको ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, तो वो शख्स रिसीवर के खिलाफ सूट जो है उस कोर्ट में फाइल करेगा जिस कोर्ट के ऑर्डर से मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोविजो, जो प्रोविजो दिया गया है उसको हम जरा सा एक्सप्लेन कर दें। द प्रोविजो बेसिकली अप्लाइज टू सूट इन पर्सनम
and to other suit but subject to some condition that are given below. ये लफ्ज पर्सोनम और इन रिम. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सूट फॉर ट्रेसपास इंस्टीट्यूट करता हूं कोर्ट में, तो मैं उस पर्टिकुलर शख्स के खिलाफ कर रहा हूं, ठीक है, उस पर्टिकुलर जिसने ट्रेसपास कमिट किया है, तो उसको कहते हैं सूट इन पर्सोनम. और सूट इन रेम फॉर एग्जाम्पल सूट फॉर डिक्लेरेशन. तो अगर मैं डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप, यानी कि अगर मैं किसी प्रॉपर्टी का ओनरशिप लेना चाहता हूं, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर शख्स के खिलाफ नहीं ले रहा, बल्कि वो जो डिक्लेरेशन है मैं अगेंस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड लेना चाहता हूं कि इस प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो मैं हूं, इस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो मैं हूं, ठीक है. तो इसमें कुछ कंडीशंस दिए गए हैं. द सूट should be for obtaining relief respecting or compensation for wrong to immovable property. यानी कि सूट कौन सा होना चाहिए? जिसमें आपने कोई रिलीफ क्लेम किया है या आपने जो है उस सूट में कंपनसेशन क्लेम की है, ठीक है, तो उस सूट के मुताल्लिक जो है यह प्रोविजो एप्लीकेबल होगा. The property must be held by or on behalf of the defendant at the time of the institution of the suit. और जिस वक्त आप सूट फाइल कर रहे हो, जिस वक्त आप सूट जो है इंस्टीट्यूट करते हो, उस वक्त जो प्रॉपर्टी है वो या तो डिफेंडेंट के कब्जे में होना चाहिए या वो डिफेंडेंट के बिहाफ पर किसी और शख्स के कब्जे में होना चाहिए. The relief can be obtained entirely through the personal obedience of the defendant. Personal obedience refers to execution through the process of arrest of the defendant or attachment of his personal property, and can only be resorted to if the defendant resides or carries on business within the local limits of the jurisdiction of such court. यानी कि जो रिलीफ आपने क्लेम की है या जो प्लेंटिफ ने जो कंपनसेशन क्लेम किया है, वो कंपनसेशन जो डिफेंडेंट है उसके पर्सनल ओबीडियंस से हासिल किया जा सकता है. पर्सनल ओबीडियंस का मतलब ये है कि अगर वो डिफेंडेंट मना करता है, वो उस प्लेंटिफ को कोर्ट की जजमेंट के बावजूद जो है वो उसको वो रिलीफ नहीं देना चाहता या वो कंपनसेशन नहीं देना चाहता, तो उसको कोर्ट के ज़रिए से अरेस्ट करके या उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच करके हासिल किया जा सकता है. और ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम इस प्रोविज़ो को जो है वो अमल में लाया जाएगा जब वो डिफेंडेंट जो है वो वॉलंटरली रिजाइड करता हो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, या वो कैरी ऑन बिजनेस कर रहा है, या जो है वो पर्सनली वर्क्स फॉर गेन कर रहा है, तो उस वक्त ये प्रोविजो जो है ये एप्लीकेबल होगा. When the proviso is applicable, the suit can be filed at the option of the plaintiff in a court within the local limit of whose jurisdiction the property is situated or the defendant resides, carries on business or personally works for gain. यानी कि जब प्रोविजो एप्लीकेबल है, ठीक है, तो उस वक्त ये प्लेंटिफ पर छोड़ दिया जाता है. यानी कि यहाँ पर ये प्लेंटिफ को ऑप्शन दिया गया है कि आप वहाँ सूट फाइल कर दें जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, ठीक है, या आप वहाँ पर सूट फाइल कर दें जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है या वो बिजनेस कर रहा है या वो जो है पर्सनली वर्क्स फॉर गेन कर रहा है. तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो सेक्शन 15 और 16 के मुताल्लिक था. उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा. और अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.